बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ ए, भाषा और व्याकरण। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। प्रस्तुत पहले चित्र में अध्यापक महोदय कक्षा में बोलकर और हाव भाव के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। बोलकर, सुनकर विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया ने मौखिक भाषा का रूप ले लिया। धीरे धीरे भाषा का विकास होता चला गया। मौखिक शब्दों की ध्वनियों को निश्चित चिन्ह दिए गए। इससे भाषा का लिखित रूप बना। इसे पढ़कर बात को समझा जा सका है। दूसरे चित्र में अनिष्का ने लिखित भाषा के माध्यम से अध्यापक महोदय के विचारों को लिखित रूप दे दिया। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इन चारों को हम भाषा के चार कौशल कहते हैं। हम स्कूल कॉलेज में पाठ्य पुस्तकों से भाषा के चारों कौशल सीखते हैं क्योंकि ये चारों कौशल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया और लोगों को बताया कि देश की उन्नति के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बोलकर अपने विचार बताए, उपस्थित लोगों ने सुनकर उनके विचारों को जाना। दूरदर्शन और रेडियो पर उनका भाषण प्रसारित किया गया, जिसे देश विदेश के अन्य लोगों ने भी सुना। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं। ठीक है। बहुत से लोगों ने अखबारों में उनके भाषण को पढ़कर उनके विचारों को जाना। अखबारों में प्रधानमंत्री का भाषण छपा हुआ अर्थात लिखित रूप में था, उसे पढ़कर लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों को समझा। इस प्रकार लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप है। भाषा के विकास के बावजूद कई क्षेत्रों में अभी भी संकेतों द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है, जैसे गार्ड हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को चलने का निर्देश देता है। इसी प्रकार बस कंडक्टर अलग अलग ढंग से सीटी बजाकर बस ड्राइवर को बस चलाने तथा रोकने का निर्देश देता है। नगर के चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही हाथों के संकेत से बस, कार, रिक्शा आदि वाहनों को आगे जाने या रुकने का इशारा करता है। संकेत रूप से भाव प्रकट करने का ये साधन कुछ लोगों के मत से संकेत भाषा के रूप में जाना जाता है, परंतु सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने में भाषा का ये रूप समर्थ नहीं है। अतः लोक व्यवहार में मौखिक और लिखित भाषा का ही मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। जापान के लोग जापानी बोलते हैं, रूस के लोग रूसी बोलते हैं। ठीक है। चीन के लोग चीनी बोलते हैं, इंग्लैंड में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रांस में फ्रांसीसी बोलते हैं, अरबी, फारसी, स्पेनिश आदि संसार की अन्य भाषाएं हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा असमिया, ओडिया, बांग्ला, उर्दू, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, संतली, मैथिली, डोगरी और कोंकणी भाषाओं को मान्यता दी गई। इन सभी भाषाओं के साथ साथ हिंदी पूरे भारतवर्ष में बोली और समझी जाती। बोली किसी विशेष सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली ब्रज और अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली अवधी कहलाती। ये हिंदी की बोलियां हैं। कन्नौजी भी हिंदी की बोली है। लिपि भाषा के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि के। लिपि के कारण ही मनुष्य द्वारा ज्ञान विज्ञान को विभिन्न ग्रंथों में सुरक्षित रख पाना संभव हुआ है। हर एक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली और गुजराती भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। हमारे देश में अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं का भी खूब प्रयोग होता है। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, रोमन व गुरमुखी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है और जबकि फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अब बात करते हैं व्याकरण की। भाषा का प्रयोग करते समय उसके शुद्ध रूप का ध्यान रखना चाहिए। भाषा का शुद्ध ज्ञान व्याकरण की सहायता से होता है।
व्याकरण ही वे शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करके हम अपने विचारों को दूसरे के सामने ठीक प्रकार से रख सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं। अतः भाषा में कुशलता पाने के लिए व्याकरण का ज्ञान सहायक होता है। इस प्रकार भाषा का व्याकरण के साथ गहरा संबंध है। व्याकरण के अनुसार भाषा के 3 अंग होते हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य। इन अंगों पर प्रस्तुत पुस्तक में आगे क्रम से विचार किया जाएगा। तो इस पाठ में हम जाने हैं कि भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के 2 रूप हैं: मौखिक और लिखित। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। लिपि के कारण ही मनुष्य द्वारा ज्ञान विज्ञान को ग्रंथों में सुरक्षित रख पाना संभव हुआ है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।